हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे मोमेंट ऑफ टॉर्क, टर्निंग फोर्स की कोई ऑब्जेक्ट है वो टर्न क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि रिजिड बॉडी क्या होती है, 3 टाइप्स ऑफ मोशन कौन से होते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। ये सब हमने एकदम डिटेल में एक एक चीज कवर की है, सारे फॉर्मूलेज एक एक चीज हमने एकदम डिटेल में पढ़ी है। वैसे ही उतना ही डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ टॉर्क, यानी कि टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं या फिर टर्निंग इफेक्ट, है ना। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स का। जैसे कि आपने मोशन इन 1D मोशन इन 2D 11th में जो पढ़ा है, उसमें हमने देखा होगा फोर्स का कितना बड़ा रोल था। जो रोल यहां पर लीनियर और यहां पर रोटेशनल। वापस थोड़ा मैं फ्लैशबैक लाता हूं कि जो रोल डिस्प्लेसमेंट का लीनियर में होता था वही रोल थीटा का रोटेशनल में है। जो रोल वेलोसिटी का लीनियर में होता था वही रोल ओमेगा का रोटेशनल में है। जो रोल एक्सेलरेशन का लीनियर में होता था वही रोल एंगुलर एक्सेलरेशन का रोटेशनल में है। वैसे ही जो रोल फोर्स का लीनियर में होता था वही रोल टॉर्क, यानी कि टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। टॉर्क को हम इससे डिनोट करते हैं, टॉर्क का रोटेशन में होता है। जो रोल फोर्स का लीनियर में होता था वही रोल टॉर्क का रोटेशन में होता है। यानी कि जैसे जैसे बॉडी पे फोर्स लगती थी, वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होती थी। वेलोसिटी चेंज क्यों होती थी? क्योंकि उसमें फोर्स लग रही थी। फोर्स लगती थी इसलिए वेलोसिटी चेंज होती थी, और वेलोसिटी चेंज होती थी इसलिए एक्सेलरेशन आता था। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने एकदम डिटेल में पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि फोर्स लगती है। वैसे ही यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब टाउ लगेगा, और जब टाउ लगेगा तब ये चेंज होगी, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन चलेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा? जब टाउ लगेगा, समझे? टाउ की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, टाउ की वजह से ये चेंज होगा। यहां पर भी फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, और फोर्स की वजह से यहां पर एक्सेलरेशन आता है। समझ गए क्यों है ये? टाउ और फोर्स का क्या रिलेशन है? दोनों सेम ही है, लेकिन लीनियर और रोटेशनल में दोनों को हम लोग अलग अलग बोलते हैं। दोनों के फॉर्मूलेज भी एकदम से अलग अलग है, तो वही हम लोग आज एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सपोज यहां पर ये एक स्क्रू है। क्या है? स्क्रू है। ये एक स्क्रू है, और ये हमारा पाना है। पाना क्या है? पाना। कारपेंटर लोग होते हैं ना, वो ऐसा लेके चलते हैं ना, उसमें ऐसे स्क्रू में ऐसे घुमाएंगे, स्क्रू को ऐसे घुमाने के लिए वो पाना लाते हैं ना, वो ये पाना है। अब सपोज मुझे इसे ऐसे स्क्रू को फिट करना है, ऐसे मुझे स्क्रू को फिट करना है, तो मुझे इसे घुमाना पड़ेगा, है ना। मुझे इसे घुमाना पड़ेगा। अब घुमाने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, बराबर। अब घुमाने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये जो घूमने वाला फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स नहीं, जो घूमने वाला फोर्स है हम उसे टॉर्क बोलते हैं। क्या? जो घूमने वाला फोर्स है हम उसे टॉर्क बोलते हैं। अब ये जो है, ये क्या है? टर्निंग है, यानी कि ये क्या है? टर्निंग इफेक्ट है, बराबर। टर्निंग इफेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो टर्निंग है उसकी अमाउंट ऑफ टर्निंग। इसकी जो अमाउंट ऑफ टर्निंग है वो 3 चीज पर डिपेंड करती है। कितनी चीज पर? 3 चीज पर। ये 1 2 3 चीज पर डिपेंड करती है। क्योंकि देखो, मैं इसे फास्ट घुमा सकता हूं, स्लो घुमा सकता हूं, एकदम धीरे घुमा सकता हूं, या तो एकदम जोर से फोर्स लगा घुमा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो 3 चीज पर डिपेंड करती है। एक तो है कि कितनी फोर्स लगी, कितनी फोर्स, किस जगह पर फोर्स लगाई, और कौन से एंगल पर फोर्स लगाई, है ना। मैं ऐसे भी फोर्स लगा सकता हूं, मैं ऐसे भी फोर्स लगा सकता हूं, मैं सीधे भी फोर्स लगा सकता हूं। तो कितनी फोर्स लगाई, किस जगह पर फोर्स लगाई,
और कौन से एंगल पे फोर्स लगाई, ये तीन चीज पर अमाउंट ऑफ टर्निंग, क्या अमाउंट ऑफ टर्निंग डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ टर्निंग कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, तीन। पहली, कितनी फोर्स लगाई, किस जगह पर फोर्स लगाई और कौन से एंगल पर फोर्स लगाई, ये तीन चीज पर डिपेंड करता है। और ये जो टाउ का फॉर्मूला भी है वो तीन चीजों के ऊपर ही आता है, वो मैं एकदम डिटेल में आपको बताता हूं। पहले मैं इस तरफ कर देता हूं। यहां पर मैं पहले एक स्क्रू बना देता हूं। ये स्क्रू बना लिया और ये पाना, इतना बड़ा पाना, ओके, इतना बड़ा पाना। अब पहले तो कितनी फोर्स, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे इस पे एक फोर्स लगाई है ना, ऐसे इस पे एक फोर्स लगाई एट डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जो पाना है, पाना फिक्स्ड कहां पर है, पाने का हिंज्ड पॉइंट क्या है, ये जहां पर स्क्रू है, स्क्रू पर वो एकदम फिक्स्ड है। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये चांद जो है वो तो कभी रोटेट ही नहीं कर रहा, वो तो एक ही जगह पर है, यानी कि वो रोटेट कर रहा है, यानी कि उसका जो सेंटर है वो रोटेट नहीं कर रहा। ये जो है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से लेके यहां तक, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जो है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऐसे पास हो रही है, ऐसे आई, बाद में बाहर की तरफ चली गई, ऐसे ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां तक फोर्स लग रही है, सपोज पॉइंट ए पे फोर्स लग रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ए तक समझो डिस्टेंस आर है। कितनी फोर्स लगी, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ टर्निंग आएगा, कम फोर्स लगाऊं तो कम अमाउंट ऑफ टर्निंग आएगा। तो पहला आप समझ गए। अब दूसरी बात क्या है, किस जगह पर फोर्स लगाए। अब मैं दो एग्जांपल लेता हूं, एक तो ये है और दूसरा है ये। ये बन गया पाना, और समझो मैंने फोर्स लगाई यहां पे, मैंने फोर्स यहां पर लगाई एट डिस्टेंस आर। अब ये आर ज्यादा है, ये आर कम है। अब ऑफ कोर्स सी बात है कि यहां पर जो है अमाउंट ऑफ टर्निंग लेस है ना। यहां पर अमाउंट ऑफ टर्निंग लेस क्यों है, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, जब भी अब बचपन में सबने ये सब किया है कि स्क्रू को लेके हमने भी पाना लेके ये सब किया है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम जब भी कोई भी पानी को पकड़ते हैं अपन एंड की तरफ पकड़ते हैं, एकदम एंड वाला जो साइड है वहां पर पकड़ के ऐसे हम लोग घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं, क्योंकि जब हम एंड पे पकड़ते हैं जो टर्निंग इफेक्ट है वो ज्यादा आता है, अमाउंट ऑफ टर्निंग ज्यादा होता है। यहाँ पर ये स्क्रू है, ऐसे 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 मैंने घुमाया तो अमाउंट ऑफ टर्निंग क्या है, ज्यादा है जब हम एंड पे पकड़ते हैं। जितना आर ज्यादा उतना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा, जितना आर कम उतना अमाउंट ऑफ टर्निंग कम। यहां पर क्या है, अमाउंट ऑफ टर्निंग ज्यादा है ना, क्योंकि यहां पर आर ज्यादा है। तो किस जगह पर, यानी कि आर ज्यादा तो टाउ ज्यादा, यहां पर भी जितनी फोर्स ज्यादा उतना टाउ ज्यादा। अब बात करते हैं एंगल की, किसकी, एंगल की। किस एंगल पर ज्यादा फोर्स होगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको वेक्टर्स के बारे में समझने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं क्या दे देता हूं, फ्लैशबैक दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ये रोड है, यहां पर गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी चल रही है, गाड़ी नहीं समझो, यहां पर फॉर एग्जांपल आपको एक बॉक्स है, उसे आपको धक्का मारना है, बराबर, आपको उसे धक्का मारना है। तो सपोज आपने यहां पर इसे फोर्स ऐसे दिया, फोर्स F एट एंगल हॉरिजॉन्टल से इतना थीटा एंगल है, और यहां पर ऐसे आपने फोर्स मारा है ना, आपने ऐसे फोर्स मारा। तो वेक्टर की एक स्पेशलिटी होती है कि ये जो वेक्टर है मैं इसे उठा के यहां डाल सकता हूं, इसे उठा के यहां डाल सकता हूं। अभी मैं इसे इन्वर्स भी कर सकता हूं, अगर मैंने इन्वर्स कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा। अभी अगर ये ऐसे है, इन्वर्स कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा। वेक्टर की ये स्पेशलिटी है। अब समझो कि आपने ऐसे ही फोर्स मार लिया, फॉर इजी एग्जांपल आपने ऐसे फोर्स मारा है, कुछ तो करने के लिए कुछ रीजन नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझ लेना कि ऐसे आपने फोर्स मारा है इसको। तो हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट्स आएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बराबर, दो कंपोनेंट्स आएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर आपने मारा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल आपने मारा है,
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका हो जाएगा एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका हो जाएगा एफ साइन थीटा। समझ गए? ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। और हमेशा ध्यान रखना थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से लेते हैं। ये जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल जो फ्लैट सरफेस है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हम लोग थीटा मेजर करते हैं, ऊपर से थीटा मेजर नहीं करते। हॉरिजॉन्टल प्लेन से हम लोग थीटा मेजर करते हैं। तो अगर ये एफ है, ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका एफ थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आपका एफ साइन थीटा। आपको समझ आ गया इतना? सिर्फ इतनी सी बात समझनी है इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी आपको खुद से ही आ जाएगा, है ना। अब सब फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट ए पे ऐसे फोर्स मारी, कैसे फोर्स मारी, ऐसे फोर्स मारी एफ, है ना। हमेशा ध्यान रखना जब आप थीटा मेजर करो, कुछ भी कोई भी यहां पर आप फोर्स मेजर करो, तो ये जो एरो वाला पार्ट है ना वो सरफेस पे नहीं आना चाहिए। ये जो टेल है ये क्या है, ये है पूंछ, ये है हेड। इस सरफेस पर हमेशा टेल वाला पार्ट ही टच होना चाहिए। यहां पर क्या टच हो रहा है, यहां पर हेड टच हो रहा है। तो इस वेक्टर को उठा के ऊपर डाल दो, इस वेक्टर को उठा के ऊपर डाल दो। कैसे कैसे डालोगे, ऐसे ऐसे एफ। यहां पर देखो, अब ये जो वेक्टर है ए को मैं हटा देता हूं अभी के लिए, है ना। यहां पर टेल इसे टच कर रहा है, यहां पर टेल इसे टच कर रहा है, हेड ऊपर है। कभी भी एंगल मेजरमेंट के लिए हमेशा टेल इसे टच करेगा, हेड कभी इसे टच नहीं करेगा। तो इस वेक्टर को अपने हटा के इसको ऊपर डाल दिया। वेक्टर को हम लोग ऐसे सेम प्लेन में हम लोग डाल सकते हैं, सेम प्लेन विद सेम एंगल हम लोग डाल सकते हैं। इसी एंगल से हमने इसे डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है कि ये ऐसे है, कैसे, ये थीटा है ना। ये क्या है, इतने एंगल से ये थीटा है, बराबर। अब जब आप इसे ऊपर डाल रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसे ऊपर हटा के डाल रहे हो तो ये एफ कितना हो जाएगा, ये भी थीटा ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। ये भी थीटा ही होगा, ये क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। आपने पढ़ा होगा ना कि ऐसे है, तो ये थीटा सेम, ये थीटा भी सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये थीटा अगर क्वेश्चन में दिया है, मैं इसे रफ कर देता हूं अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये फोर्स दिया है और इतना थीटा दिया है, तो आपको इसे उठा के ऊपर डाल देना है और ये सेम थीटा ऐसे आपको डाल देना है। समझ गए? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो अब ये मैं फोर्स को हटा देता हूं, है ना, ये फोर्स और ये थीटा हटा देता हूं मैं। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से एक ऊपर लाइन ड्रॉ करो। ये है एफ, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा छोटा बना दे। हाँ, तो ये है एफ साइन थीटा, ये है एफ कॉस थीटा, ये है एफ साइन थीटा, ये है एफ कॉस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट इस पाने को घुमा रहा है ना। इन दोनों कंपोनेंट में से कौन से कंपोनेंट, एक तो है एफ साइन थीटा, एक है एफ कॉस थीटा। अब इन दोनों कंपोनेंट में से इस रॉड को घुमा कौन रहा है? ऑफ कोर्स एफ साइन थीटा घुमा रहा है, क्योंकि एफ साइन थीटा कैसे, ऐसे धक्का मार रहा है, कैसे, ऐसे धक्का मार रहा है, ऐसे, तो ये कैसा घूमेगा, ये ऐसे करके घूमेगा। अब ये जो एफ कॉस थीटा है, ये तो इसे खींच रहा है, ऐसे पाना है, यहां पर ये ब्लैक वाला पार्ट इसका हिंज्ड है। अब एफ साइन थीटा कैसे धक्का मार रहा है, ऐसे धक्का मार रहा है, ऐसे धक्का मार रहा है, तो ऐसे घूमेगा। लेकिन ये जो एफ कॉस थीटा है, ये ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, एफ कॉस थीटा खींच रहा है, तो ये घुमा रहा है। यहां से टर्निंग इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑफ कोर्स नहीं आ रहा है। तो ये जो एफ कॉस थीटा है, ये टर्निंग इफेक्ट नहीं दे रहा, डजंट गिव टर्निंग इफेक्ट, है ना। ये एफ कॉस थीटा जो है वो टर्निंग इफेक्ट नहीं दे रहा है, और एफ साइन थीटा गिव्स टर्निंग इफेक्ट। तो यहां से मैं एक बात कंक्लूड कर सकता हूं, यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकता हूं कि ये एफ कॉस थीटा क्या है, ये क्या है, ये है आर वेक्टर, है ना। ये है आर वेक्टर, यानी कि आर यहां से जा रहा है, रेडियस यहां से जा रहा है, आर है नहीं है, ये है आर वेक्टर। टॉर्क क्या है, टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, इसके पास दोनों होंगे, डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ये जो आर है, ये आर वेक्टर ऐसे जा रहा है,
एफ कॉस थीटा भी ऐसे जा रहा है, आर वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, एफ कॉस थीटा भी ऐसे जा रहा है। अगर फोर्स इज पैरेलल टू आर वेक्टर देन द फोर्स एफ डज नॉट गिव टर्निंग इफेक्ट, है ना। अगर फोर्स आर वेक्टर के पैरेलल है, अगर फोर्स यानी कि ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आर वेक्टर के पैरेलल है, इसलिए ये कुछ भी टर्निंग इफेक्ट नहीं दे रहा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसलिए जितना ये अब मुझे बताओ, ये तो हट गया, है ना, ये तो हट गया, अब बचा क्या, सिर्फ एफ साइन थीटा। अब मुझे अमाउंट ऑफ टर्निंग ज्यादा चाहिए, तो एफ साइन थीटा को ज्यादा होना चाहिए, है ना। अगर मुझे अमाउंट ऑफ टर्निंग ज्यादा चाहिए तो एफ साइन थीटा जो है इसे बढ़ना होगा। एफ साइन थीटा कब बढ़ेगा, जब थीटा ज्यादा होगा, यानी कि थीटा ज्यादा होना। तो मैं बोल सकता हूं जितना एंगल ज्यादा उतना टाउ ज्यादा, है ना। जितना थीटा बड़ा है उतना ही मोमेंट ऑफ टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स बड़ा है। आई होप आपको समझ में आ गया। कितनी फोर्स यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा टॉर्क। समझ गया, समझा कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, इसे नोट कर लो। इनफैक्ट ये पूरा नोट कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में एग्जाम के टाइम लोग भूल जाते हैं इसे, तो नोट कर लो। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, और बहुत कुछ इस कॉन्सेप्ट में पढ़ने जैसा है। सो अगर फोर्स ज्यादा होगी, तो टॉर्क ज्यादा होगा। अगर रेडियस ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा होगा। अगर थीटा ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा होगा। तो इस सारी कंक्लूजन से मैं ये लिख सकता हूं कि जो टॉर्क है इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा। आर इंटू एफ साइन थीटा, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। टॉर्क इज रेडियस इंटू रेडियस नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ फोर्स इंटू साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन थीटा बराबर। अब ये तो है स्केलर फॉर्म में, ये मैंने बताया, ये क्या है, स्केलर का फॉर्मूला है, स्केलर वाला फॉर्म, स्केलर फॉर्म। अब हमें देखना है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या है। टॉर्क जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अभी मैंने बताया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। अब वापस मैं यहां पर इधर एक स्क्रू बनाऊंगा, ये बन गया पाना, है ना, ये पाना बन गया। अब फोर्स ऐसे लग रही है, फोर्स कैसे लग रही है, फोर्स ऐसे लग रही है एट डिस्टेंस आर बराबर, एट डिस्टेंस आर। अब मैंने बताया था कि अगर ऐसे टेल इधर है, अगर हेड इधर है तो इसको ऊपर ढकेल दो, है ना, इसे ऊपर ढकेल देंगे तो कैसे बन जाएगा, ये वेक्टर को उठा के ऊपर डाल दो, तो मैंने ऊपर डाल दिया ऐसे। फोर्स ऐसे लग रही है एट डिस्टेंस आर बराबर। अब ये जो है आर इंटू एफ साइन थीटा, आर इंटू एफ साइन थीटा, तो अब मुझे इसमें क्या करना है, कि ये जब साइन थीटा आता है, जब साइन थीटा आता है तो तब वहां पर हम यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। साइन थीटा इज फॉर कॉस प्रोडक्ट, और अगर यहां पर कॉस थीटा होता तो हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर में दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। यहां पर हम साइन यूज करते हैं, यहां पर हम कॉस यूज करते हैं। तो फॉर्मूले से ही पता चलता है कि यहां पर साइन थीटा है तो यहां पर हो जाएगा आर क्रॉस एफ। और इसका और एक रीजन है, क्योंकि यहां पर जो भी अगर दो फोर्स यहां पर लग रही है, दो फोर्स यहां पर लग रही है, ये एफ परपेंडिकुलर और ये एफ पैरेलल, तो कौन सी यहां पर कौन सी फोर्स इसे घुमा रही है, कौन सी फोर्स से घुमा रही है, ऑफ कोर्स ये वाली फोर्स इसे घुमा रही है। तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। और हमेशा ये जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए मैं इसे इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म ये होता है, ये क्या इसका वेक्टर फॉर्म है। इसे रफ करके मैं ऊपर लिख देता हूं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर।
ये तीनों फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन ढूंढने के लिए हमेशा याद रखना, वेक्टर्स की कभी हमें इसके डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, है ना। हमेशा यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। और जब हम राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं, ऐसे जब हम राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत, मैं मतलब आप बोलोगे ये इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग इसमें ही मिस्टेक करते हैं। जब आप राइट हैंड थंब रूल निकाल रहे हो तो वेक्टर का जो है टेल टू टेल मिलना चाहिए। अभी आर क्रॉस एफ करना है आपको, आर यहाँ पे एफ यहाँ पे, यहाँ पर देखो ये हेड और टेल मिल रही है। आपको एफ पैरेलल तो देखना ही नहीं है क्योंकि वो तो घुमा ही नहीं रहा, एफ पैरेलल को छोड़ दो, है ना, एफ पैरेलल को छोड़ दो। अब क्या करना है, एफ परपेंडिकुलर और आर, इसमें आप देखो हेड और टेल मिल रहा है, आपको टेल और टेल को मिलाना है, तो आपको आर वेक्टर को आगे ले जाना होगा। एक्सटेंड करो इसको, एक्सटेंड करो, ये आर वेक्टर को मैंने ऐसे लिख दिया। वेक्टर को आप ऐसे आगे आगे, ऊपर नीचे नहीं, आगे आगे कर सकते हो। अगर कोई वेक्टर ऊपर जाए तो थोड़ा ऊपर ले जा सकते हो, तो वेक्टर को आप ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हो, ये वेक्टर की क्वालिटी होती है। तो यहां पर ये टेल और टेल मिल रहे, तो हाँ यहां पर आप आर एच टी आर लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, आर क्रॉस एफ, आर से एफ, आर क्रॉस एफ है बराबर, आर से एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ तो बाहर, आर क्रॉस एफ तो बाहर। हमेशा टॉर्क का डायरेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, परपेंडिकुलर। रुको बताता हूं मैं, हमेशा टॉर्क का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ वेक्टर। ये जो आर और ये क्या है, ये प्लेन कौन सा, ये प्लेन, ये जो प्लेन है ये आर और एफ का प्लेन है। जो भी हो रहा है ये इस प्लेन में हो रहा है। अब जो टॉर्क है, टॉर्क कैसे आ रहा है, आर क्रॉस एफ बाहर, आर क्रॉस एफ बाहर। टॉर्क हमेशा आर क्रॉस एफ बाहर होके आ रहा है ना, बाहर, इसके परपेंडिकुलर है। ऐसे टॉर्क ये है, ऐसे 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 टॉर्क ऐसे पास हो रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन ये है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर क्रॉस एफ। और ये पैरेलल है, और ये पैरेलल है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, अंदर बाहर अंदर बाहर, ये कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं कि टॉर्क इज ऑलवेज, टॉर्क इज नॉट ऑलवेज। ये मैं थोड़ा आगे, ये सेंटेंस में थोड़ा और बोलते हैं ना, दोगला सेंटेंस है, तो इसे मैं और आगे जाके डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखो कि टॉर्क का डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर क्रॉस एफ, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर क्रॉस एफ। और अगर ये जो फोर्स है अलोंग द रेडियस है तो वो जीरो हो जाएगी। हमेशा हमें कौन सी फोर्स देखनी है, जो परपेंडिकुलर है रेडियस को, परपेंडिकुलर है रेडियस को। और एक बात याद रखना, ये भी ध्यान रखना कि कोई भी फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है या फिर पाइवटेड पॉइंट, अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे हो रही है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे, मैं भी ये बता नहीं पाऊंगा ये 3D में एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है। अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है तो वो जीरो होगी। अगर कोई फोर्स यहां से पास हो रही है, कोई फोर्स पाइवटेड पॉइंट से पास हो रही है तो भी वो जीरो होगी। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, एनी फोर्स पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पाइवटेड पॉइंट इट इज जीरो, फोर्स जीरो हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े सम्स करेंगे इसके ऊपर, है ना, सिर्फ कंसेप्ट सीख के कुछ होने वाला है नहीं, न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ये मैंने बनाया खिल्ला कुचक, और ये इसका पाना। खिल्ले और पाने की जोड़ी हमें आगे बढ़ाएगी।
है ना, खिल्ले और पाने की जोड़ी हमें आगे बढ़ेगी। ये जो खिल्ला और पाना है, अब नहीं ये एग्जांपल नहीं लेना, ये जोड़ी अभी हमें काम नहीं आएगी। हम बनाएंगे डिस्क, और डिस्क यहाँ पे पाइवटेड है, डिस्क यहाँ पे पाइवटेड है, और डिस्क ऐसे, देखो ये जो डिस्क है ना वो ऐसे घूमना चाहती है। डिस्क कैसे घूमेगी, ऐसे 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 जुम 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 घूमेगी, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, है ना, अब मुझे एक बात बताओ कि ये है इसका रेडियस r। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर, अब मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर, क्या ये डिस्क घूमेगी, क्या ये डिस्क घूमेगी? ऑफ कोर्स नहीं घूमेगी, क्योंकि ये डिस्क कैसे ऐसे 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 घूमना चाहती है, और मैंने फोर्स लगाया है ऊपर, तो ये तो घूमने वाली ही नहीं है। कैसे, ये देखो ये डिस्क है तो ये ऐसे 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 घूमना चाहती है, मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया, तो ऐसे तो घूमने से रही ना डिस्क, क्योंकि यहां पर ये पाइवटेड है, तो इसमें कोई टर्निंग तो नहीं आने वाली, टर्निंग तो नहीं आने वाली। लेकिन क्या इसमें टॉर्क लग रहा है, क्या इसमें टॉर्क लग रहा है? चलो टॉर्क की कंडीशंस देखते हैं। टॉर्क की कंडीशंस क्या है कि जो F है वो R के साथ नहीं होना चाहिए, R को पैरेलल नहीं होना चाहिए। हाँ, F तो R को परपेंडिकुलर है, ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये घूम क्यों नहीं रही? टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है लेकिन टर्निंग नहीं है, टॉर्क लग रहा है लेकिन टर्निंग नहीं है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है? चलो इसकी हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। R कैसे, ऐसे R ऐसा है और F ऐसा है, तो R क्रॉस F बाहर आ रहा है, R क्रॉस F। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है और टॉर्क ऐसे है, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, टॉर्क का जो डायरेक्शन है मस्ट बी पैरेलल, मस्ट बी पैरेलल to the axis of rotation रुको इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूं मैं, इजीली समझ में आना चाहिए, है ना। फिजिक्स वैसे ही थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इजी बनानी है हमें। टू प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस नहीं, टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, torque must be parallel to axis of rotation। समझ गए? अगर आपको इस डिस्क को घुमाना है तो आपको ये जो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को पैरेलल होना है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां पर टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मैं और एग्जांपल बताऊं आपको, ये डिस्क है, यहां पर ये पाइवटेड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब ये मैंने इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लगाई, कैसे लगाई, ऐसे लगाई, मैंने इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लगाई, और यहां से यहां तक का R ये है, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। ऑफ कोर्स मैं R को थोड़ा एक्सटेंड कर, हमेशा कभी भी आपको फोर्स का कंपोनेंट निकालना तो R को थोड़ा एक्सटेंड कर देने का। तो भी ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से यहां तक कुछ थीटा होगा, है कि नहीं? तो हॉरिजॉन्टल क्या हो रहेगा, F cos थीटा। ये जो है ये ऐसे वाला, ऐसे वाला, ये हो जाएगा F sin थीटा। क्या हो जाएगा, F sin थीटा। तो मैंने फोर्स लगाई ऐसे, मैंने फोर्स लगाई ऐसे। अब ये है F cos थीटा, ये है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऐसे सोया हुआ है, यानी कि थोड़ा और अच्छे से बताता हूं मैं, ये फोर्स जो है वो टेंजेंशियल है। थोड़ा अच्छे से मैं डायग्राम बनाता हूं, आप सबको ऐसे दिमाग में ऐसे घुसा दूंगा ना कि वापस कभी निकलने का नाम नहीं लेगा, ऐसे एकदम। अभी ये डिस्क है ना, मैंने फोर्स लगाई ऐसे, कैसे, ऐसे, और ये जो है ये ऐसे जा रहा है, ये F है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा F cos थीटा, और ये हो जाएगा F sin थीटा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा F sin थीटा, और यहां पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है R, ये ऐसे टेंजेंशियल है। F sin थीटा टेंजेंशियल लग रहा है, F sin थीटा कैसे लग रहा है, टेंजेंशियल। ये अगर ऐसे डिस्क है
तो एफ साइन थीटा ऐसे लग रहा है, ऐसे डिस्क को टच होके जा रहा है, डिस्क को टच होके जा रहा है, टेंजेंशियल। तो ऑफ कोर्स ये जो एफ साइन थीटा है वो डिस्क को ऐसे 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 घुमाएगा, क्योंकि ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, तो डिस्क ऐसे 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 घूमेगी और एफ cos थीटा तो डिस्क को खींच रही है। एफ cos थीटा किसके अलोंग है? आर के अलोंग है ना, आर वेक्टर के अलोंग अगर एफ cos थीटा है तो ये तो अपने आप जीरो हो गई। तो ऑफ कोर्स यहां पर एफ साइन थीटा लगेगी और एफ साइन थीटा का डायरेक्शन ऐसे है और आर क्रॉस एफ अगर मैं बताऊं आपको तो आर क्रॉस एफ यहां पर ये ऐसे नहीं है, ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस पे है। एफ साइन थीटा ये डिस्क है, ऐसे घूम रही है, ये मैं थोड़ा मार्कर को इधर रख देता हूं, ये डिस्क है, ये घूम रही है ऐसे 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 घूम रही है। अब ये जो एफ साइन थीटा है वो ऐसे लग रहा है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, ऐसे जा रहा है एफ साइन थीटा ऐसे है और आर ऐसे है, आर ऐसे, एफ साइन थीटा ऐसे। तो यहां से आर क्रॉस एफ टॉर्क ऊपर जा रहा है, आर क्रॉस एफ टॉर्क ऊपर जा रहा है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ऊपर, टॉर्क भी ऊपर। तो यहां पर टॉर्क इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो देयर इज टर्निंग इफेक्ट। समझ गए मेरे कहने की बात समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखना। अगर टॉर्क का डायरेक्शन एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो टॉर्क होगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा। यहां पर जो टॉर्क है इज नॉट इक्वल टू जीरो, टॉर्क जीरो नहीं होगा, लेकिन टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपको टर्निंग इफेक्ट चाहिए तो टॉर्क का डायरेक्शन मस्ट बी अलोंग टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क का डायरेक्शन मस्ट बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब ही टर्निंग इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। अब हम करेंगे कुछ सम्स करने से पहले एक और कंसेप्ट मुझे आपको बताना है, साइन कन्वेंशन ऑफ टॉर्क, साइन कन्वेंशन ऑफ टॉर्क। अब अगर जो टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा पॉजिटिव, अगर टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये होगा नेगेटिव। ये ध्यान रखना, क्या? अगर टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो होगा पॉजिटिव, अगर टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये होगा नेगेटिव। अगर ये जो टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज का होगा ऐसे, तो ये कैसे होगा? आउटवर्ड। टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज कब होगा? ऐसे, तो ये होगा इनवर्ड। समझ गए? अगर आउटवर्ड टॉर्क है और एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा पॉजिटिव, अगर इनवर्ड टॉर्क है और क्लॉकवाइज है तो ये होगा नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। सम्स में हम लोग ये अप्लाई करने वाले हैं, लिख लो ये। अब सम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब करते हैं पहला सम, ये पहला, यह दूसरा। अब ये एक व्हील है, ये क्या है? एक व्हील है। एक फोर्स ऊपर से लग रही है 50 न्यूटन की, एक फोर्स नीचे से लग रही है 40 न्यूटन की। इसका रेडियस है 5 मीटर और यहां पर ये पाइवटेड है। हमें ढूंढना है टॉर्क ए, टॉर्क बी और टॉर्क नेट। टाउ ए, टाउ बी, टाउ नेट निकालेंगे। चलो टाउ ए कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है ना? अब यहां पर देखो, यहां पर फोर्स ऐसे ही लग रही है, यानी कि फोर्स और रेडियस ये क्या है? ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, बराबर। ये है आर और एफ क्या है? परपेंडिकुलर। आर और एफ परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो कंपोनेंट बनेंगे ही नहीं, दो कंपोनेंट आएंगे ही नहीं। अगर आर और एफ अगर परपेंडिकुलर है तो ये जो कंपोनेंट्स है साइन थीटा कॉस थीटा आएंगे ही नहीं। तो मैं डायरेक्टली आर इंटू एफ करूंगा। आर कितना है? 5, ये है 50, तो ये हो गया 250 न्यूटन। पॉजिटिव है नेगेटिव? ये जो टॉर्क ए है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये अभी हम लोग ढूंढते हैं। अभी ये आर का एक डायरेक्शन ऐसा है, आर का एक डायरेक्शन ऐसा है, तो सिंस ये ऐसा है तो ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया। अगर मैं इसे आगे कर दूं, ये कैसे हो जाएगा? ऐसे, ये आर ऐसे, तो आर क्रॉस एफ है ना, आर क्रॉस एफ ऐसे, आर क्रॉस एफ,
आर ऐसे जा रहा है, एफ ऐसे जा रहा है, आर क्रॉस एफ यानी कि अंदर, इनवर्ड, इनवर्ड यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव। अब एक आर वेक्टर ऐसे जा रहा है, अब यहां से आर वेक्टर नीचे जा रहा है ना। अभी टॉर्क बी ढूंढते हैं। जरूरी नहीं है कि यार ऐसे ही जाए, मैंने इस एग्जांपल में ऐसे मैंने लिया है, ऐसे मैंने माना है, ऐसे मैंने अज्यूम किया है कि आर वेक्टर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आर वेक्टर नीचे जा रहा है। आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हो, इस एग्जांपल में ये ऐसे है। अभी यहाँ पर आर वेक्टर नीचे है तो थोड़ा मैं इसे नीचे लेके आता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, है ना। हमेशा याद रखना कि जो दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स के टेल टू टेल आपको लाना है, टेल टू टेल। अगर टेल और हेड है तो उसे एक्सटेंड करो, टेल टू टेल लाना है, ये टेल और ये टेल मैच होना चाहिए। अगर हेड और टेल है तो आप आर क्रॉस एफ यानी ये जो थंब रूल है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, तो यहाँ पर ये आर है 5 इंटू 40 विच इज 200 न्यूटन, और आर क्रॉस एफ वापस हम लोग करेंगे। ये आर है, ये एफ है, ये आर है, ये एफ है, आर क्रॉस एफ, ये नीचे है, आर ऐसे नीचे, ये आर है, ये एफ है, आर क्रॉस एफ बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है यानी कि पॉजिटिव, आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज और साथ में आउटवर्ड, ये इनवर्ड, बराबर। ये टॉर्क है, टॉर्क भी आ गया। अभी टॉर्क नेट क्या होगा? टॉर्क नेट होगा टॉर्क ए प्लस टॉर्क बी। टॉर्क ए कितना है? -250, टॉर्क बी है 200, तो बचा क्या? -50 न्यूटन टॉर्क नेट। समझ गया? आपको समझ में आ गया? बहुत इजी सम था। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। एग्जांपल नंबर 2 में टोटल 3 फोर्स है, एक फोर्स लग रही है ऊपर, एक एंगल पे और एक हॉरिजॉन्टल। तो पहले फोर्स की बात करते हैं। पहले फोर्स में ये सीधा सीधा ऊपर लग रही है, Fa इज इक्वल टू 6 न्यूटन, सीधा सीधा ऊपर लग रही है ना, 6 मीटर। अगर मैं आर को एक्सटेंड करूं ऐसे जाएगा आर, है ना। तो आर और एफ क्या है? परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर वापस दो कंपोनेंट्स तो आएंगे नहीं, तो सीधा सीधा टॉर्क ए क्या हो जाएगा? आर इंटू एफ ए। आर क्या है? 6 इंटू 6 यानी कि 36 न्यूटन, बराबर। अब बात करते हैं फोर्स नंबर बी की। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, बराबर। फोर्स लग रही है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। मैं आर को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। और या अभी 90 डिग्री नहीं है, कुछ तो थीटा है, यानी कि दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा और एक होगा एफ साइन थीटा। थीटा नहीं, एफ यहाँ पर थीटा की वैल्यू है तो एफ साइन 30 और एफ कॉस 30। अब यहाँ पर वापस एफ कॉस 30 तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये आर के अलोंग है ना, एफ कॉस 30 आर के अलोंग है, तो यहाँ पर टाउ बी क्या हो जाएगा? आर इंटू एफ साइन 30, यानी कि आर कितना है? 6, एफ कितना है? 30 होता है हाफ, तो यहाँ पर ये 3, तो ये हो गया 12 न्यूटन। तो टॉर्क बी कितना है? 12 न्यूटन। अब और एक टॉर्क है जो एकदम एफ सी यानी कि ऐसे लग रहा है ये। अब वापस देखो, ये जो एफ सी है ये ऐसे लग रहा है, यानी कि आर के अलोंग है, तो एफ सी 0 हो गया, तो टॉर्क सी जो है वो अपने आप 0 हो गया। तो टॉर्क ए कितना है? टॉर्क ए है 36 न्यूटन, टॉर्क बी है 12 न्यूटन और टॉर्क सी जो है वो है 0। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स अच्छे से बनाइए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं जैसे जैसे सिखा रहा हूं, अगर आप वैसे वैसे आगे बढ़ोगे, वही फ्लो में आगे बढ़ोगे, तो आई गारंटी कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। मैं एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा A to Z। आप कौन से भी कोचिंग में हो, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, सेम फ्लो होगा सारी जगहों पर, कुछ भी डिफरेंट मैं नहीं पढ़ा रहा। अच्छी बुक्स को रेफर करके मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको अच्छा लगे वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए सब कुछ, आपके मन तक सारी बातें उतर जाए, वैसी मेरी कोशिश है। नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर।